हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम रिट 2018 के लेवल फर्स्ट का पेपर जिसमें 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले इस वीडियो में पूरे हम हल करेंगे और उनकी हल्की फुल्की व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि आपको हर एक कंसेप्ट है क्वेश्चन का वो समझ में आ सके और एकदम से कि यही इसका आंसर क्यों है। वो तीन जो अलग ऑप्शन होते हैं, हम कहेंगे जो तीन गलत ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनको हम किस प्रकार एग्जाम में हटा सकते हैं, ये सब चीज़ हम एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 एचटेट और रिट के भी हमारे लगभग रिट 2018 का पेपर चल रहा है। इससे पहले जो रिट और आरटेट ये सब पेपर मैंने डाल दिए हैं, तो कुल मिला के लगभग 1000 के समथिंग है वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। तो ये देखिए दोस्तों, ये पेपर सीरीज है, वो पेपर कोड है एफ का और ST1 2017। मतलब ये रीट की जो वैकेंसी की घोषणा हुई थी वो 2017 में हुई थी और इसका एग्ज़ाम फरवरी 2018 में हुआ था। ये दोस्तों लेवल फर्स्ट का पेपर है, इसमें हम साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेलिया और ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार। तो दोस्तों, मतलब लिखावट की बात कर रहा है, तो आप इस प्रकार मतलब एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं कि लिखावट मतलब ग्राफ बना रहा है। ग्राफ, आप ग्राफ भी हम बनाते हैं और लिखते भी हैं, तो ये इस स्टाइल से आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक की सहायता से कि ग्राफ है वो बनाया जाता है। तो डिस्ग्राफिया ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि लिखावट में कठिनाई की बात कर रहा है। अगर पढ़ने में बोलता, पठन विकार बोलता, जैसे सी को डी पढ़ना, इस प्रकार पढ़ने में अगर कोई दिक्कत होती तो डिसलेक्सिया हो जाता, और गणित की कैलकुलेशन से अगर कोई मतलब मिस्टेक होती तो डिसकैलकुलेलिया हो जाता। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने सभी मतलब ऑप्शन को भी जानते हुए हम चल रहे हैं ताकि एक ही पेपर में आपके 50 या 60 क्वेश्चन है वो एकदम तैयार हो सकें। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर आधारित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन और सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो दोस्तों, मैंने पिछले की वीडियो में भी आपको मतलब ट्रिक बताई थी कि योगात्मक आकलन की बात कर रहा है, मतलब समेटिव। आपको इंग्लिश वाली मैंने मतलब वर्ड ध्यान में रखने को कहा था कि समेटिव और एक होता है फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव में मतलब फॉर्मेलिटी कर रहा है अध्यापक। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेलिटी का मतलब कि अध्यापक जो हर दिन हर क्लास में जैसे पढ़ाते पढ़ाते जो क्वेश्चन पूछता है वो एक फॉर्मेलिटी की तरह होती है, तो वो होता है फॉर्मेटिव, मतलब फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेलिटी की आप मतलब इस प्रकार याद रख सकते हैं ट्रिक की सहायता से। तो दूसरा जो अपने आप मूल्यांकन बच जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं समेटिव। तो समेटिव हो जाएगा सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का जो अंतिम आकलन होता है वो होता है योगात्मक आकलन। इसको हम कहते हैं अधिगम का आकलन। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा अधिगम का आकलन होता है, और ऑप्शन दे देगा आपको योगात्मक आकलन, और दूसरा है निदानात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, और फिर निर्माणात्मक उपलब्धि। इस प्रकार 3-4 ऑप्शन देखिए, आपको पूरा उलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन अधिगम का आकलन होता है वो योगात्मक होता है, और अधिगम के लिए आकलन होता है वो होता है निदानात्मक, वो निदानात्मक नहीं, सॉरी दोस्तों, फॉर्मेटिव। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी में कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और प्रकृतिवादी कौशल। तो हावर्ड गार्डनर के द्वारा जो कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, तो उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा प्रकृतिवादी कौशल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकृतिवादी कौशल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। अवधारण गठन में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा और उपरोक्त सभी। मतलब हमारे देश में कई बच्चे हैं वो एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है वो क्या होगा? तो दोस्तों, ये सभी हैं वो लाभ ही हैं। अवधारण गठन में भी सुविधा होती है, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होती है, विश्लेषणात्मक तर्क में भी सुविधा होती है। तो उपरोक्त सभी है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। और दूसरा कथन है, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा पर्क की तुलना में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, एकीकृत सोच, आलोचनात्मक सोच और अवधारणा मानचित्रण। तो दोस्तों इसमें साफ साफ एकदम बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि वह पूछ रहा है कि न केवल यह पूछ करके क्या हुआ बल्कि वह मतलब कारण भी जानना चाहता है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये कौन सी होती है? आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। फिर आता है अगला क्वेश्चन, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिपक्ष इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो दोस्तों एक बार फिर पढ़ें क्वेश्चन को कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक परिपक्ष इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या वो करता है? तो यहाँ पे दोस्तों सीधा दे रखा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यवहार। अब आता है अगला क्वेश्चन, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। तो दोस्तों समावेश शब्द का मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है, आपने देखा भी होगा। अगर मेरी कंप्लीट वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा एचटेट के हर पेपर में समावेशी वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा और रिट में भी क्वेश्चन आता है। तो आप पूरे अगर पेपर सोल्व कर लोगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। लास्ट तक हमारे इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि इन क्वेश्चनों में शायद आपको 30 में से 20 या 22 क्वेश्चन तो एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। उसकी लैंग्वेज भी अलग नहीं होगी क्वेश्चन की। तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय स्कूल में रहने की बात करता है, पूरा समय, न कि सर्वाधिक समय भी सही नहीं होगा, कुछ समय भी नहीं होगा और किसी समय भी नहीं होगा। ये है कि समावेशी शब्द का मतलब है ये कि बच्चों को, चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों चाहे दूसरे बच्चे हों, सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाएगा उनको एक ही कक्षा कक्ष में। अगर कुछ ज़रूरत महसूस होगी तो उनकी एक्स्ट्रा क्लास है वो लगाई जा सकती है, लेकिन उसमें समावेश शब्द का वो मतलब नहीं है। तो समावेश शब्द का मतलब सिर्फ इतना ही कि बच्चों को सभी सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर पूरे समय है वो उनको शिक्षा दी जाए नियमित रूप से। तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण और परिकल्पना परीक्षण। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पाठ पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो यह एक उदाहरण है। किस उदाहरण है, मतलब ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें बहुत ही आसान है कि आप पूरे क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो इसमें आप आराम से आंसर वो दे सकते हैं। इसमें हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता है वो पढ़ा रहा है, तो पहले उसने समझाया फिर कविता को पढ़ाई है और लास्ट में छात्रों को स्पष्टीकरण से एक निष्कर्ष निकालने की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इदम पर आच्छाद रहता है, यह कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व और दबाव। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ईगो इदम पर आच्छाद रहता है, मतलब ईगो है वो इदम पर आच्छादित रहता है, यह कहलाता है क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों दबाव। ऑप्शन नंबर डी। दबाव के कारण ही इदम पक्ष है उसके ऊपर ईगो पक्ष है वो आच्छादित रहता है, मतलब गलत जो भावनाएं होती हैं उसके ऊपर जो क्या करना है समाज में रहने के लिए ये पक्ष है वो उस पर दबाव होता है, बाहरी दबाव के कारण वो ईगो पक्ष है वो इदम पर हावी रहता है या आच्छाद रहता है। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हेंस आइसेंक, आरबी केटल, गॉर्डन आल्पोर्ट और कार्ल रोजर्स। तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हो जाएगा आइसेंक, हेंस आइसेंक।
ऑप्शन नंबर ए। अब अंतर्मुख, बहिर्मुख और उभयमुख आ जाता तो ये हो जाएगा युंग का, लेकिन अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दो ही दे रखे हैं। व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है, तो हिंस आइसेंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। मतलब किस चीज़ का उदाहरण पूछा है, इसमें कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? तो इसमें छात्र ए है आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र श वह क्या पूरा करना चाहता है पर क्या ध्यान केंद्रित निर्देशित, मतलब क्या करना चाहता है पर ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है और उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो दोस्तों इसमें पूछा कि कौन सा उदाहरण, मतलब छात्र ए ब स द, यहाँ पे कोई नाम भी सोच सकते हैं आपकी, रमेश, दिनेश, सुरेश, कुछ भी। तो इसमें कि सर्वोत्तम उदाहरण प्रेरणा का कौन सा उदाहरण वो सबसे अच्छा है या सबसे बढ़िया है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी छात्र ब सक्रिय रहता है और गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ये हो जाएगी प्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत और अंत, अपने आप में एक अंत और उपरोक्त कोई भी नहीं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो अपने आप में एक अंत। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, अपने आप में एक अंत। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, वरना ऐसे किसी भी गाइड में या बुक में या किसी भी कोचिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन वो नहीं मिलेंगे। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखा करें, ताकि आपको जो वास्तविक लाभ उसका मिलना मतलब चाहिए वो पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा। और दोस्तों जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो या तो लिख लें या फिर वीडियो को बहुत ही तेज़ गति से, मतलब दुगनी स्पीड के साथ एक बार आप 2 या 3 या 4 दिन बाद दोबारा देखें, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन है वो आराम से याद हो जाए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है? अभिप्रेरणा, अधिगम, दिमाग की आरोग्यता और द्वंद्व। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी शानदार है। क्या है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी मानना हुआ है, लेकिन ये किस प्रकार मानना हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे माना हुआ है दिमाग की आरोग्यता। ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर की में राइट माना गया है। बोर्ड की जो आंसर की लास्ट में जारी करता है मेन आंसर की, उसमें ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे सही माना गया है, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है? प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन और दमन। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। दोस्तों इंग्लिश में आप नाम याद रखें, इन 14 जो रक्षात्मक युक्ति हैं अप्रत्यक्ष और 4 हैं प्रत्यक्ष विधि, इन सब का आप इंग्लिश में भी नाम याद ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पे आप परिमेयकरण नाम दे दिया है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, क्रियात्मक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और अन्य कारक। तो दोस्तों क्या है कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कारक। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, सामाजिक कारक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, बीमारी का डर, अपराध का जुनूनी विचार और न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो दोस्तों यहाँ पे समायोजन को कौन बढ़ावा देती है? तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूरोटिक भय या चिंता से मुक्त वातावरण वो समायोजन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है।
अब अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई? विश्लेषण, समझ, संप्रयोग और ज्ञान। तो दोस्तों आप मतलब क्वेश्चन को पढ़कर आराम से ऑप्शन आते ही समझ गए होंगे कि क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रयोग, एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मूल्यांकन, मापन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या है कि एक शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, आकलन, असेसमेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पे। फिर कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और मनोप्रेरणा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को बोनस दिया है, मतलब इसका कोई भी आंसर है वो सही नहीं माना। यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, 19 के क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकत्रित करना, अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना और पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के ढांचे में जो मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना, ये बात उसमें नहीं थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है सिफेलोकोडल प्रगति, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति और अनियमित प्रगति। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे आप देखिए दो नाम हैं वो इंग्लिश वाले दे दिए, तभी साइकोलॉजी में आप अगर पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश वाले नाम हैं वो ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी राइट है और सी भी राइट है। व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति और प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति ये दोनों हैं उत्तर इस क्वेश्चन के राइट माने गए हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया के इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित और बेतरतीब ढंग से विकसित। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों कि एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी होगा, मतलब ये आनुवंशिक लक्षण है, तभी ये पहले भी है और बाद में भी रहेगा, मतलब पीढ़ियों से ये लक्षण वो बराबर चले आ रहे हैं हर पीढ़ी के अंदर, तो ये होती है आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है प्रभाव का नियम, प्रबलन का नियम, श्रम का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपयोग और अनुपयोग का नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम होता है दोस्तों। यहाँ पे अभ्यास का नियम है वो कोई सा भी नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया, एक भी ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि उपयोग और अनुपयोग का नियम है वो है अभ्यास वाले नियम को हम उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। और तत्परता के नियम को हम रुचि का नियम कहते हैं, आप सबको पता होगा। तत्परता का नियम है उसको रुचि का नियम भी कहते हैं, और उपयोग और अनुपयोग का नियम है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पावलो के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवर्ती को कहा जाता है
विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता। आलू के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवर्ती को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलित उत्तेजना। अनुकूलित उत्तेजना है ये, अनुकूलित उत्तेजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत से प्रतिबिंबित होता है कि अनुभूति है वो बच्चे और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया से निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। तो ये कौन सा है, थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलर अधिगम सिद्धांत या टोलमैन संकेत अधिगम। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की बात कर रहा है, तो ये है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है, समावेश, समायोजन, संतुलन और ज्ञान विघ्न। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा संतुलन, क्योंकि पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा संतुलन, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्रों के बीच एक संरचित बातचीत है, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, और चौथा ऑप्शन है एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या करने में सावधान रहना। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है, मतलब सावधानी नहीं है, ये बात पूछी गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, ये सावधानी नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास है वो 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है। शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। तो दोस्तों यहाँ पे 9 साल के आसपास के बालक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, परिश्रम बनाम हीनता। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की। हमारा 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है, अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे गलत कथन दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पूरे क्वेश्चन वो समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन वास्तव में बहुत शानदार है, तो आप इनका मतलब एक जगह लिख लें या फिर वीडियो को 2-4 दिन बाद वापस एक बार रिपीट कर लें, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन है वो ध्यान में रहेगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।